इस वीडियो में हम जिन रेसलर्स की बात करने जा रहे हैं उन सब ने एक गलती की जिसने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया और इनमें से एक रेसलर को तो बेघर भी कर दिया। मिस्टर केनेडी में वो सब कुछ था जो एक सुपरस्टार में होना चाहिए। उन्होंने 2005 में डेब्यू किया था और उनको लेकर WWE ने कई बड़े प्लान्स बना रखे थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती और रेसलमेनिया 23 में वो मिस्टर मनी इन द बैंक बने। इस जीत के बाद केनेडी ने एक ऐलान किया कि वो इसे अगले साल के रेसलमेनिया में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो न सका। इस जीत के कुछ ही समय बाद केनेडी को एक गंभीर चोट लगी और इसी वजह से उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी उनसे छीना गया। इसके बाद केनेडी को कुछ बड़ी स्टोरी लाइन का हिस्सा बनाया था जिसमें वो मिस्टर मिकमैन के नाजायज बेटे के तौर पर सामने आने वाले थे, लेकिन ऐसा होने के 5 दिन पहले केनेडी को WWE की वेलनेस पॉलिसी के खिलाफ जाने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसने मिस्टर केनेडी के नाम को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन केनेडी को लेकर WWE ने शुरुआती दिनों में ही जितने प्लान्स बनाए थे उन्हें देखकर लगता है कि वो शायद फिर भी कभी वापस आ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पल आया जिसने केनेडी के WWE के करियर को अचानक खत्म कर दिया। 2009 में मिस्टर केनेडी ने कंधे की चोट से उभरकर WWE में वापसी की। वापसी के बाद अपने पहले मैच में केनेडी ने 10 लोगों के एक टैग टीम मैच में हिस्सा लिया। मिस्टर केनेडी के ओपोनेंट्स में से एक थे रैंडी ऑर्टन और एक समय पर वो दोनों ही रिंग में लीगल रेसलर थे। केनेडी ने ऑर्टन को बैकड्रॉ मारने की कोशिश की, लेकिन वो मूव करते हुए गड़बड़ हो गई और वाइपर अपने सिर और गर्दन के बल गिरे। ऑर्टन इस बात से काफी नाराज थे। उनका मानना था कि इससे उनका करियर खत्म हो सकता था। केनेडी के मुताबिक ऑर्टन ने उस गलत मूव की शिकायत की और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए केनेडी को बाहर करवा दिया और इस घटना के 4 दिन बाद ही मिस्टर केनेडी को WWE से बाहर कर दिया गया। हालांकि केनेडी ने दूसरी कंपनी में सफलता पाई, लेकिन उन्हें WWE में किसी भी तरह से वापस नहीं आने दिया गया। आप कह सकते हैं कि केनेडी का निकाला जाना काफी हद तक सही है, लेकिन इस अगले रेसलर को सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि ये किसी का टैग टीम पार्टनर था। रूबी और रॉरी मैकलिस्टर ने 2001 में रेसलिंग में डेब्यू किया था। 5 साल बाद इन्हीं दोनों रेसलर्स ने WWE में हाईलैंडर्स के तौर पे अपनी शुरुआत की। इनका करियर ठीक ठाक चल रहा था और ये दोनों कई बार टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर भी बन चुके थे, लेकिन एक गलती ने इनके करियर को बर्बाद कर दिया। रेसलमेनिया 24 ऑरलैंडो फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज हुआ। ये वही जगह है जहां WWE की विरोधी कंपनी TNA रेसलिंग अपना शो शूट करती थी। WWE के रेसलर वीकेंड पर वहीं थे और क्योंकि उनके पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए रूबी मैकलिस्टर ने TNA के शो को देखने का फैसला किया। TNA की कैमरा टीम ने ये देख लिया कि WWE का एक रेसलर वहाँ मौजूद है और उन्हें लाइव टीवी पर दिखाने का फैसला किया, वो भी रूबी मैकलिस्टर के असली नाम के साथ। इसके कुछ ही समय बाद मैकलिस्टर को WWE से एक कॉल आई और उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा गया। जब रूबी उस होटल में वापस पहुंचे जहां बाकी सारे रेसलर्स रुके थे, तो वो सब उन पर बरस पड़े, खास तौर पे अंडरटेकर और फिनले। बदकिस्मती से ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। रूबी और रोरी दोनों को इसकी सजा मिली। रूबी को रेसलमेनिया से बाहर कर दिया गया और उन्हें $5000 का नुकसान हुआ। रूरी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें कई महीने तक काम नहीं मिला, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि WWE रेसलर्स तभी कमा पाते हैं जब वो रेसलिंग करते हैं। रूबी को फिर भी थोड़ा बहुत काम मिलता रहा, लेकिन वो जितने भी मैच में होते थे वो सब हारते थे, जिनमें से कुछ मैच तो सिर्फ चंद मिनट तक ही चलते थे। उन दोनों को आखिरकार उस घटना के लगभग 5 महीने बाद WWE से निकाल दिया गया। हालांकि हाईलैंडर्स ने इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसलिंग करना जारी रखा, लेकिन उन्हें कभी भी WWE में वापस आने का मौका नहीं मिला। हाईलैंडर्स के साथ जो भी हुआ वो तो सुनकर हैरानी होती है, लेकिन इसके अगले रेसलर को तो सिर्फ एक शब्द बोलने के लिए कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। ब्रैड मैडॉक्स का WWE करियर काफी अजीब था। उन्होंने 2012 में एक रेफरी के तौर पे अपना डेब्यू किया था। इसके बावजूद भी मैडॉक्स ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जब उन्होंने एक WWE चैंपियनशिप मैच में दखल दिया। इसके बाद आगे जाकर ब्रैड मैडॉक्स रॉ के जनरल मैनेजर भी बन गए और लगभग 1 साल तक इसके पद पर बने रहे। वो बीच बीच में WWE पर दिखते रहते थे जब तक उन्हें अचानक काम से निकाल नहीं दिया गया। नवंबर 2015 में 7 महीने तक गायब रहने के बाद मैडॉक्स ने वापसी की। इसके 8 दिन बाद ब्रैड मैडॉक्स एक ऐसे मैच में लड़ रहे थे जो कि टीवी पर नहीं आने वाला था। इसमें उन्हें माइक पर कुछ बातें करनी थी। मैडॉक्स हील के किरदार में थे, इसलिए उन्होंने लोगों में जोश भरने के लिए दर्शकों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन रॉ पुराने जनरल मैनेजर ने फैंस को प्रिक बोल दिया।
उन्हें ऐसा बोलना गलत नहीं लगा था, लेकिन WWE के मैनेजमेंट को ये गलत लगा। मैडॉक्स को उस मैच के तुरंत बाद ही WWE से बाहर कर दिया गया और उन्हें अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया। मैडॉक्स ने WWE से निकलने के बाद सिर्फ एक बार रेसलिंग की और कंपनी ये तक भूल गई कि वो कभी उनके रोस्टर का हिस्सा थे। हालांकि ब्रैड मैडॉक्स के लिए तो फिर भी हमारे अंदर थोड़ी संवेदनाएं हैं, लेकिन जोवेंटेड गरेरा के लिए ऐसा महसूस कर पाना नामुमकिन है। मेक्सिको में अपना करियर शुरू करने के बाद जोवेंटेड ने 90 के दशक के बीच में WCW में शामिल होकर काफी नाम कमाया, लेकिन कंपनी में लगभग 4 साल काम करने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान नशे में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जोवेंटेड गरेरा मेक्सिको वापस लौट गए, लेकिन 2005 में उन्हें WWE में मौका मिला। रिपोर्ट के मुताबिक जोवेंटेड के साथ काम करना काफी मुश्किल था और उनमें ईगो की प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि वो बैक स्टेज में सनग्लासेस पहनते थे और खुद को कोई और बताते थे। हालांकि उन्हें इसके कारण नहीं, किसी और फैसले के कारण कंपनी से बाहर किया गया था। 6 जनवरी 2006 के स्मैकडाउन के एपिसोड में गरेरा ने क्रूज वेट चैंपियनशिप किड कैश का सामना किया। जोवेंटेड को कहा गया था कि कोई भी हाई फ्लाइंग मूव नहीं करना है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसे मूव का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कैश को सच में मारा और मैच में उनका साथ भी नहीं दिया, जिसमें कैश के लिए मूव परफॉर्म कर पाना मुश्किल हो गया। और वो यही नहीं रुके, जोवेंटेड गरेरा ने एक बैन हो चुकी WWE मूव 450 स्प्लैश का भी इस्तेमाल किया। और बड़ी बात तो ये है कि कुछ महीने बाद जोवेंटेड ने ये मूव करते हुए एक रेसलर को गलती से चोट पहुंचा दी और इसी वजह से इस मूव को बैन भी किया गया था। हालांकि जोवेंटेड ने किड कैश को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन जोवेंटेड और कैश का मैच टीवी पर आया, उसी दिन WWE ने जोवेंटेड को कंपनी से निकाल दिया और इसके बाद आज तक वो वापस नहीं आ सके। एक और लूचाडोर जिसे उसकी हरकत के लिए न सिर्फ कंपनी से निकाल दिया गया, बल्कि पूरे रेसलिंग जगत ने उसका बहिष्कार भी किया। मॉन्ट्रे मेक्सिको में पैदा हुई सेक्सी स्टार ने 23 साल की उम्र में अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत की। उनका करियर आगे बढ़ता रहा और सेक्सी स्टार की शोहरत तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब वो 2014 में लूचा अंडरग्राउंड में शामिल हुई। लेकिन 2017 में ये जानी मानी लूचाडोर ने अपना करियर सिर्फ एक गलत फैसले से बर्बाद कर लिया। अगस्त 2017 में मेक्सिको की रेसलिंग कंपनी AAA साल का अपना सबसे बड़ा शो ट्रिपल मेनिया होस्ट कर रही थी। सेक्सी स्टार उस शो का हिस्सा थी और वो फेटल 4-वे मैच में लड़ने वाली थी। बाकी 3 महिला रेसलर्स में से एक थी रोज मैरी। इस मैच के अंत में सेक्सी स्टार ने रोज मैरी को एक आर्म बार में जकड़ लिया और टैप आउट करवा दिया, लेकिन सेक्सी स्टार ने आर्म बार को कुछ और सेकंड तक जकड़ा रखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। स्क्रिप्ट से अलग इस हमले ने रोज मैरी की बाइसेप और ट्राइसेप मसल को गहरी चोट पहुंचाई। फैंस और साथी रेसलर्स का गुस्सा सेक्सी स्टार पर फूट गया और कोडी रोड्स ने तो ये तक कह दिया कि वो कभी भी उनके साथ लॉकर रूम शेयर नहीं करना चाहेंगे। सेक्सी स्टार ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने जानबूझकर रोज मैरी को चोट नहीं पहुँचाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। AAA ने सेक्सी स्टार से उनका टाइटल छीन लिया और उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। बाकी के प्रमोशंस ने भी उनसे दूरी बना ली। हालांकि स्टार ने रेसलिंग जारी रखी, लेकिन उन्हें वैसी सफलता फिर कभी नहीं मिल सकी। काफी सारे लोगों का मानना है कि सेक्सी स्टार के साथ जो भी हुआ वो सही था, लेकिन इस अगले रेसलर के साथ जो हुआ वो सही था या नहीं, इस पर लोगों की क्या राय बटी हुई है। अब्राहम वॉशिंगटन या AW WWE के एक ऐसे टैलेंट है जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा और WWE चाहता है कि आप कभी सुने भी ना। AW ने 2009 में डेब्यू किया, जहां वो ECW में अब्राहम वॉशिंगटन शो नाम का एक सेगमेंट होस्ट कर रहे थे। वो रेसलर्स का इंटरव्यू लेते थे जब तक 2010 में ECW खत्म नहीं हो गया। अप्रैल 2012 में अब्राहम वॉशिंगटन ने वापसी की और उन्हें अब सिर्फ AW बुलाया जाता था। वो मैनेज करने के लिए रेसलर्स ढूंढ रहे थे और आखिरकार वो टाइटस ओनील और डैरेन यंग की टीम प्राइम टाइम प्लेयर्स को मैनेज करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक AW ने एक ऐसी गलती नहीं कर दी जिसने उनका करियर बर्बाद कर दिया। 30 जुलाई 2012 के रॉ के एक एपिसोड में टाइटस ओनील एक सिंगल मैच में कोफी किंगस्टन का सामना कर रहे थे। AW प्राइम टाइम प्लेयर्स के मैच के दौरान हमेशा माइक पर बोलते रहते थे और इसमें भी ऐसा ही चल रहा था। हालांकि AW ने ये बोलकर हद पार कर दी। टाइटस ओनील वैसे ही है जैसे कोब्राइड कोलाडो के होटल में थे, इन्हें रोक पाना नामुमकिन है। AW यहाँ उस घटना के बारे में बात कर रहे थे जिसमें NBA के बास्केटबॉल प्लेयर कोब ब्रायट पर 2003 में शोषण का आरोप लगा था। ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं थी और WWE ने माइकल कोल से ब्रेक के बाद माफी मांगवाई। हम AW की बातों के लिए माफी मांगना चाहते हैं। We would like to apologize, ladies and gentlemen, for the remarks made by AW moments ago.
इस घटना के 11 दिन बाद AW को WWE से निकाल दिया गया। हालांकि AW ने बाद में ये दावा किया कि उन्हें इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने लिंडा मैकमैन के सेनेट कैंपेन में समर्थन में ट्वीट कर दिया था और वो खुद को रेसलिंग से दूर रखना चाहती थी। WWE ने इसके जवाब में बताया कि इसका उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये फैसला सिर्फ उनकी उस अनसंवेदनशील बात के कारण लिया गया है जो उन्होंने रॉ पर की थी। इतना ही नहीं, AW ने ट्विटर पर WWE पर अपना गुस्सा निकालकर इस मामले को और बिगाड़ दिया। इसके बाद AW को कभी भी WWE में आने का मौका नहीं दिया गया और वो काफी हद तक रेसलिंग से ही गायब हो गए। हालांकि AW कोई बड़े स्टार नहीं बनने वाले थे, लेकिन ये अगला रेसलर जरूर बन सकता था अगर वो अपनी अलग दुनिया में खोया ना रहता तो। 2012 में ऑस्टिन एराइज रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम बनकर उभर रहे थे। ऑस्टिन ने TNA इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन जीती और ऐसा लग रहा था कि वो आज तक के सबसे महान रेसलर में से एक बन सकते हैं। 2016 में ऑस्टिन ने WWE में अपना डेब्यू किया और ये उनका अब तक का सबसे बड़ा स्टेज था। लेकिन WWE में शामिल होने के लगभग 1 साल बाद ऑस्टिन को उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ऑस्टिन ने TNA में वापसी की, जहां उन्होंने 2 और बार वर्ल्ड टाइटल जीता। लेकिन एक फैसले ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू इवेंट में ऑस्टिन एराइज अपना टाइटल जॉनी इम्पैक्ट AKA जॉन मॉरिसन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। जॉनी ने अपनी फिनिशर स्टारशिप पेन परफॉर्म की और मैच जीत लिया, लेकिन ऑस्टिन एराइज तुरंत ही उठकर खड़े हो गए जैसे उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। इसके बाद ऑस्टिन ने कमेंटेटर्स और ऑडियंस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर लोगों की राय बटी हुई है कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था या ऑस्टिन खुद ही स्क्रिप्ट से अलग चले गए थे। लेकिन ये साफ था कि ऑस्टिन को इस घटना के बाद TNA छोड़ना पड़ा। इसके बाद से ऑस्टिन एराइज ने किसी भी बड़ी रेसलिंग कंपनी के साथ काम नहीं किया और उन्हें छोटे क्राउड के सामने परफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम ऑस्टिन के सर पर अभी भी छत है, लेकिन इस अगले रेसलर के पास नहीं। WWE में पेरी सैटन की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि WWE पहले से ही ये मान लेता है कि जो रेसलर उनके विरोधी WCW से आते हैं वो अच्छे नहीं होते। हालांकि इस गलत सोच ने सैटन के एक बड़े स्टार बनने के सारे मौके उनसे छीन लिए। 2001 में सैटन ने माइक बेल नाम के एक ऐसे रेसलर का सामना किया जो कि दूसरे रेसलर को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होता था। जिस मैच को लोग आसानी से भूल जाने वाले थे वो पेरी सैटन के करियर के बर्बाद होने का कारण बन गया। मैच शुरुआत में ही माइक बेल ने एक आर्म ड्रैग मारने की गलती कर दी जिससे पेरी सर के बल गिर गए। एक स्क्रिप्टेड रेसलिंग मैच जल्द ही एक असली लड़ाई में बदल गया और सैटन माइक को असल में मारने लगे। इसके बाद चीजें और भी जल्द बिगड़ गईं। पेरी सैटन ने अपने ओपोनेंट को रिंग के बाहर फेंक दिया जिससे माइक बेल अपने सर के बल गिर गए। इस मूव के कारण बेल को आसानी से बहुत गहरी और खतरनाक चोट लग सकती थी और हालांकि ऐसा नहीं हुआ, पर इसने पेरी सैटन के करियर को जरूर बर्बाद कर दिया। इस घटना के लगभग तुरंत बाद ही पेरी सैटन को एक ऐसी स्टोरी लाइन का हिस्सा बना दिया गया जिसमें उन्हें एक झाड़ू के प्यार में पागल दिखाया गया। इसके बाद सैटन का करियर बद से बदतर होता गया और आखिरकार 2002 में उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से ये सब नहीं रुका। पेरी सैटन ने WWE के बाहर रेसलिंग जारी रखी, लेकिन एक महिला को 2 आदमियों से बचाने की कोशिश में उनकी गर्दन में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। इस लत ने सैटन का सब कुछ छीन लिया और वो बेघर हो गए। उन्होंने 2.5 साल सड़कों पर जिंदगी बिताई और आखिरकार अपनी सारी दिक्कतों से बाहर आए। भले ही पेरी सैटन को रेसलिंग में कोई और दूसरा बड़ा मौका नहीं मिला, लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने कुछ और मैचेस में हिस्सा लिया। वैसे तो WWE एक स्क्रिप्टेड शो है, पर ये है कुछ WWE के ऐसे 10 मोमेंट्स जिसमें बताना थोड़ा मुश्किल है कि क्या ये मोमेंट्स असली हैं या नकली। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मोमेंट असली है या नकली?